Good morning to all my online dear students. In the last class we are discussing about quantitative analysis of electrolysis, जिसके अंदर हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के फर्स्ट लॉ को देखा था, जो हमें ये बताता है कि एनोड या कैथोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना, उसका अमाउंट बताने का काम करता है। तो हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आए थे और मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल सा लॉ है। आपके पास फैराडे के दो लॉ हैं। तो अगर हम लोग बात करें, कल हम लोग लास्ट क्लास में अगर हम लोग देखें तो हम लोग आ चुके थे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आए थे, जो हमें यह बताता था बेटा, ठीक है चल रहा है, चलो। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे हम लोग आ गए थे और इसमें हमें यह बता रहा था कि किसी भी सब्सटेंस का एनोड या कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपने करंट पास किया और दूसरा कितने टाइम तक आपने करंट को पास किया, और वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने देखा था जो भी वेट ऑफ सब्सटेंस होगा या मास ऑफ सब्सटेंस होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कितने टाइम तक आप पास करा रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक आप पास करा रहे हैं। और अगर आपने इन दोनों को कंबाइन कर लिया बेटा तो आपका W इज इक्वल टू ZIT लिखा था हमने ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हुए। और जहां पे Z की बात करें तो Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को क्या बोलते थे? ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या थी? मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि आपको आई ध्यान रखना है। आई हमेशा कौन सा होगा? एक्चुअल। अगर आपके पास करंट एफिशिएंसी प्रॉब्लम में दे देगा कि करंट एफिशिएंसी 80% है, 60% है, 40% है, तो आपको पहले आई एक्चुअल निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितना करंट पास हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। क्योंकि इट में भी पॉसिबल आप 10 एम्पियर का भेज रहे हैं, लेकिन अगर करंट एफिशिएंसी अगर 100% नहीं है आपका बेटा, 40% है, तो आप भले ही 10 एम्पियर का भेजोगे लेकिन जाएगा कितना? 4 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट लेते हैं वो आई एक्चुअल लेते हैं, वो समझा दिया था मैंने, दो एग्जांपल के साथ भी बता दिया था आपको। टी का तो मतलब पता ही आपको, टाइम होता है ना, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। और जेड मतलब होता था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते थे। और इसकी वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग, उनके लिए जेड की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग होती है। और ये डिपेंड करती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितना है, ठीक है। तो इसी जेड को अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लिया था हमने, डिफाइन कैसे किया था हमने। जेड को डिफाइन करने का तरीका क्या? आई को 1 रख लो, टी को 1 रख दो, तो डब्ल्यू बराबर किसको हो जाएगा? जेड के। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जेड वो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है एट एनोड और कैथोड जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास कराने पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मिलता है, जितना अमाउंट, उसी को हम लोग जेड बोलते हैं। कल डेफिनेशन लिखा था हमने। तो आज इस जेड का कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारे पास बचा था। मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन ऑफ जेड, हमें जेड का कैलकुलेशन सीखना है। और मैंने यहीं पे लेक्चर को रोका था कैलकुलेशन ऑफ जेड पे, कि जेड को कैसे आखिर कैलकुलेट करेंगे आप। तो जेड को कैलकुलेट करना, क्योंकि आपने जेड अगर निकालना सीख लिया बेटा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जेड को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जेड को कैलकुलेट करने के लिए फैराडे के दो और बातों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। जेड को कैलकुलेट करने के लिए फैराडे ने और दो बातें कही थी, उन दोनों बातों की हेल्प से ही जेड निकाला जाता है। जिसमें सबसे पहली बात ये थी, जो आपको पता ही होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता होगा आपको ये तो। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम एंड इट इज कॉल्ड 1 फैराडे। फैराडे को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये बात आपको पहले से पता होगी। सबसे पहला ये बात हमें ध्यान में रखना है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम एंड इट इज कॉल्ड 1 फैराडे। इसी को 1 फैराडे भी बोला जाता है। कैसे निकलता है ये? आपने निकाला भी होगा शायद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कभी आपको बोला जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो कैसे निकालोगे? तो हमें पहले ये पता हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपसे मैंने बोला कि 1 केला 5 रुपए का है, तो 1 दर्जन केले का दाम कितना होगा? तो आप क्या करोगे? पहले 1 केले का दाम पता हो गया 5 रुपए, तो 1 दर्जन में कितने केले? 12, तो 12 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 रुपीज। उसी तरीके से हमें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 किसी भी चीज का, ठीक है। तो बस उससे निकल जाएगा। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे आप? चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, ठीक है ना, सिंपल है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितने होंगे बेटा, 6.023 इंटू 10⁻23। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तो 6 ले लेते हैं, पर यहाँ वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने 6.023 ले लिया। उसको भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये भी अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो जैसे आप करोगे इसे सॉल्व तो आप देखो 10⁻⁻19 है, 10⁻23 है, तो ये दोनों बेटा अगर मल्टीप्लाई हो जाए आपस में तो आपको क्या मिलेगा, 10⁻4 मिल जाएगा। -19 23 तो कितना आ जाएगा, 10⁻4। 10⁻4 का अगर एक डेसिमल यहां से हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 10⁻3, तो ये देखो 3 पे डेसिमल है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6023, सही ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा आपका, 96 यहां से आ जाता है, और 23 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 20 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 320, और 3 48 हो जाएगा, 320 और 48 कितना होता है, 368। तो ये आपका 96368 आता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन। बट इसको हम लोग लेते कितना है, इसको अप्रोक्सीमेट में हम लोग 96500 कूलाम लेते हैं, जो कि हमारा सिंप्लिसिटी के लिए इसको 96500 कूलाम उसने मान लिया है। तो फैराडे ने यही कहा था कि कभी भी आपसे पूछा जाए 1 फैराडे, तो 1 फैराडे का मतलब होगा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे लिख सकता हूं मैं। तो 1 फैराडे आपका हमेशा बराबर होता है किसके, 96500 कूलाम के। तो ये बात पहली हमें ध्यान रखनी है जो फैराडे ने हमें बताया था, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जेट के कैलकुलेशन में। तो पहली बात ये थी। चलो देखो अब आपसे इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछा कि चार्ज ऑन 2 फैराडे, 2 फैराडे अगर बोलेगा तो कितना चार्ज होगा, तो 2 फैराडे का मतलब कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 96500 कूलाम में। अगर पूछ लिया कि 2 फैराडे में चार्ज ऑन 2 फैराडे, तो 2 फैराडे चार्ज का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 96500, क्योंकि 1 फैराडे मतलब 965। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चंस इस तरीके से दे सकता है। तो आप 2 से 965 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपका, 0 0, और 2 5 10 0, 19 193 और 000 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जिसको आप चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में 1.93 इंटू 10⁻235 है ना, 10⁻5 लिख सकते हो। तो इतना कूलाम हो जाएगा। तो हम फैराडे को, अगर हमको फैराडे को कूलाम में चेंज करना होगा तो फैराडे से क्या करना है, बस केवल 96500 से मल्टीप्लाई। अगर मैं पूछता 5 फैराडे बताओ, तो 5 फैराडे मतलब क्या करते बेटा, क्या कर रहे हो, 5 फैराडे अगर पूछता 5 फैराडे में कितना चार्ज होगा, तो आप बस इस नंबर को क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपसे मान लो मैंने पूछा कि 9650 कूलाम इन फैराडे, बताओ कितना होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि 9650 कूलाम है, उसको फैराडे में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे बताओ। कूलाम को फैराडे में भेजना है, तो 1 फैराडे में 96500 कूलाम, तो 1 कूलाम में कितना होगा, 1/965 जब 00 फैराडे। तो अगर 9650 कूलाम को फैराडे में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 9650 कूलाम को किससे डिवाइड कर दो, 96500 से, तो आपको मिल जाएगा कितना, 0.1 फैराडे। तो ये सब छोटे मोटे कन्वर्जन आने चाहिए। फैराडे को कूलाम में चेंज करना है तो 96500 से मल्टीप्लाई कर दो। कूलाम को अगर फैराडे में चेंज करना है तो 96500 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से छोटे मोटे प्रॉब्लम हमें मिल सकते हैं कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। कन्वर्जन की हमें जरूरत पड़ती है। चलो, और जैसे मान लो और इसमें एक दो मैं प्रैक्टिस के लिए करवाऊं। अगर आपसे बोल रहा है चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हमसे बोला कि चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपसे पूछा अगर कोई 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, 1 फैराडे के। तो चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, 3 फैराडे के। तो फैराडे में बोले तो 3 फैराडे लिखोगे, और इसको अगर कूलाम में बोलेगा तो 3 इंटू 96500 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कूलाम आपका हो जाएगा जो भी आएगा कैलकुलेशन, ठीक है। इस तरीके से आपसे चाहे तो ऐसे दे सकता है। ये सब बेसिकली क्वेश्चंस के फॉर्मेट है ना, इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फैराडे को कूलाम में चेंज करना आना चाहिए, कूलाम को फैराडे में चेंज करने का एक एग्जांपल दे दिया। चार्ज ऑन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोलता चार्ज ऑन 9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या कर देते 9 फैराडे, 9 इंटू 96500 कर देते। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर मान लो आपको बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपका जो करंट है आई की वैल्यू सपोज करो आपको दे दिया 9.65 एम्पियर का करंट पास करा रहा हूं मैं, करंट कितना पास करा रहा हूं 9.65 एम्पियर की, और मैंने ये पास कराया आपको सपोज करो 16 मिनट 40 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, आपको मैंने करंट बोला इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मैंने 9.65 एम्पियर की करंट पास कराई, कितने देर के लिए 16 मिनट 40 सेकेंड्स के लिए। तो हमसे पूछ रहा है बताइए चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बेटा, तो अभी कल ही हमने देखा था चार्ज जो होता है चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और Q इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने I इंटू टी, तो I इंटू टी बस निकाल लो। I की जगह पे कितना रख दोगे बेटा 9.65, इसको तो एम्पियर में ही रखना होता है हमेशा करंट को। टाइम को किस में आप रखोगे, टाइम को सेकंड में रखते हैं, तो बेटा 16 मिनट 40 सेकंड को क्या लिखोगे 16 इंटू 60, तो सेकंड हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 मिनट में 16 इंटू 60 और प्लस ये 40 सेकंड्स था। ठीक है, तो ये आप देखो कितना आ जाएगा आपका 9.65 इंटू ये 16, ये कितना हो जाएगा आपका 16 6 कितना होता है 96, तो ये 960 हो जाएगा, और 40 मतलब ये 1000 हो जाएगा, मतलब ये आपका 9650। और यूनिट क्या आएगी बेटा कूलाम, यूनिट क्या है कि कूलाम, है ना, क्योंकि चार्ज का मैंने आपको कल ही बताया था जो चार्ज होता है कूलाम जो होता है, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम, ये किसके इज इक्वल टू होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोला जाता है कूलम। तो आपका एम्पियर में करंट हो, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो जो यूनिट आएगा वो कूलम में आ जाएगा, तो 9650 कूलम हो जाएगा। और अगर इसको फैराडे में लिखना हो तो अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, बस उसको 96500 से डिवाइड करना है, तो इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 फैराडे। ठीक है, तो ये छोटे मोटे कन्वर्जन आपको क्वेश्चंस में करने आना चाहिए। तो जेट के कैलकुलेशन के लिए पहला पॉइंट हमारा यही है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 फैराडे के इक्वल होता है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहली चीज हमको दिमाग में अपने रखनी है। और उसके ऊपर छोटे मोटे इलस्ट्रेशन मैंने दिखा दिए आपको किस तरीके से दे सकता है, कूलम को फैराडे को कूलम में चेंज करना, कूलम को फैराडे में चेंज करना, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना फैराडे चार्ज होगा या कितने कूलम चार्ज होगा वो निकालना, आपको करंट दे दिया टाइम दे दिया तो चार्ज कैसे निकालेंगे, सब सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, कैलकुलेशन ऑफ जेट का फर्स्ट पॉइंट हमने यही सीखा कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये पहला पॉइंट था उसका। सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसी से जेट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बनेगा। उसने हमें सेकेंड पॉइंट ये बोला था 1 फैराडे ऑफ चार्ज, 1 फैराडे ऑफ चार्ज always deposited, 1 Faraday of charge always deposited or liberated 1 equivalence of any substance at any electrode। सेकेंड जो उसने बात बोली है बेटा 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड, दैट इज उसने ये कहा दैट इज आपका जो 1 फैराडे होता है, अभी हमने देखा था ये किसके बराबर था 96500 कूलम के इक्वल। इसने बताया कि यही 1 फैराडे आपका 1 इक्विवेलेंस के भी बराबर होता है, 1 फैराडे आपका 1 इक्विवेलेंस के भी बराबर होता है। इसको भी प्रूव करता हूं मैं कैसे, जैसे अभी 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम निकाला, उसी तरीके से इसे भी मैं वेरीफाई करा रहा हूं। 1 फैराडे आपका 1 इक्विवेलेंस के हमेशा बराबर होता है। अगर आपने 1 फैराडे ऑफ चार्ज को पास कराया है तो ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का कितना वो करेगा 1 इक्विवेलेंस को किसी इलेक्ट्रोड पे देता है। ठीक है, इसको अब इक्विवेलेंस से मतलब क्या है, पहले तो इक्विवेलेंस बहुत लोगों को नहीं पता रहता, आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स चैप्टर में। इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस को बेसिकली हम लोग डिनोट करने का तरीका क्या रहता है बेटा, EQ से डिनोट करते हैं ना, EQ दिखा देते हैं, इक्विवेलेंस को EQ से लिखते हैं। और इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता होगा, आपने पढ़ा है मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है,
ये रेडॉक्स चैप्टर की बातें, ये सब पढ़ा है आपने। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर के। तो एक तो ये फॉर्मूला इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर की भी जरूरत हमें पड़ेगी, और दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, जो कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट लिखा था, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, और अगर आपका एटम है तो एटॉमिक वेट लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी रेडॉक्स चैप्टर में एक बार पढ़ लिया है, अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर भी निकालना सीखा है हमने। इवन मैंने आपको अगर याद है तो मैंने आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में भी एन फैक्टर के बारे में बताया था, है ना। यहां भी हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंस इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे। अब इस चीज को भी प्रूव करना हमें किस तरीके से होता है, तो पहले हम लोग इससे जरा समझ लें। आपका जो वगैरह का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू कितना होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट यूज करोगे, और मॉलिक्यूल रहेगा तो आप मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आप ऑक्सीजन बोलेगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट लोगे आप। अगर आपसे सोडियम बोला तो सोडियम का आप एटॉमिक वेट लोगे, और नीचे उसका एन फैक्टर लेना होता है। तो मोल्स तो आपको निकालने आता है सब लोगों को, मोल्स निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। मोल्स बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स आप निकाल सकते हैं, मोल्स में कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेते हो, जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट पूछूं तो क्या करोगे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32, और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44। एटॉमिक वेट भी आपको पता होगा, जैसे सोडियम का 23। बात आ रही है एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर कैसे करोगे, है ना। तो एन फैक्टर के बारे में मैं फिर से बता रहा हूं, ये जबकि मैंने आपको सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में भी बताया आपको। एन फैक्टर के बारे में यहां मैं फिर से बता रहा हूं। एन फैक्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे एन फैक्टर को निकालते हैं। तो एन फैक्टर का बेसिक मीनिंग आपने पढ़ा ही होगा। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाई एन एलिमेंट, बाई एन एलिमेंट। एलिमेंट है तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल, जिसकी भी बात करो आप, ठीक है। एन फैक्टर का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट या मॉलिक्यूल। ये सिंपल मीनिंग है एन फैक्टर का। बाकी आपने पढ़ा तो काफी होगा डिटेल में इसमें, है ना, कि रिएक्शंस के दौरान एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे एन फैक्टर मैं यहाँ पे आपका कवर करवा देता हूं। तो जो आपका एन फैक्टर होता है, आप बेटा अगर एसिड की बात करो, एसिड्स के लिए, तो एसिड्स के लिए ये आप सॉल्यूशन में भी जाके देख सकते हो। सॉल्यूशन में भी मैंने एन फैक्टर के बारे में आइडिया दिया है, जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, है ना। नॉर्मेलिटी जब निकालना सीख रहे थे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो आपको मोलरिटी पता है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते ही नॉर्मेलिटी मिलता है। तो एसिड्स का जो एन फैक्टर होता था, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ H+ आयंस। ये कितना H+ आयंस दे सकता है, वही उसका एसिड का एन फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करूं मैं HCl के लिए, तो HCl के लिए वन फैक्टर आप कितना ले लोगे बेटा? 1 ले लोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर H2SO4 दे दिया, तो H2SO4 का एन फैक्टर आप कितना ले लोगे? 2 ले लोगे, क्योंकि 2 H+ देने वाला है, ठीक है। जितना H+ होने को तो इसका 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी, डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है। लेकिन कॉमन तौर पे जब तक नहीं दिया है तो आपको एन फैक्टर 2 ले लेना है उसका, ठीक है। आप इस तरीके से चाहो तो आपको CH3COOH देगा, तो इसका एन फैक्टर 1 ले लोगे। इस तरीके से एन फैक्टर को हम लोग डिसाइड करते हैं अपना। इट में पॉसिबल कि H2SO4 का आपका 1 भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों लिख देता हूं मैं, है ना, 1 और 2। पर अगर नहीं दिया होता तो कॉमनली हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों H जा रहा होगा, है ना, इस तरीके से। H3PO4 दे देगा, तो आप H3PO4 का कितना हो जाएगा आपके लिए? 3, ठीक है। तो ये हमारे एसिड्स के एन फैक्टर इस तरीके से डिसाइड करते हैं। चलो बेस की बात करो, अगर एक बार जाके सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसंट्रेशन टर्म में ये वाला टॉपिक जाके एक बार फिर से देख लेना, एन फैक्टर वाला बताया था वहां पे भी मैंने। बेसिस की बात करो तो बेस के लिए नंबर ऑफ OH- आयंस को देखते हैं कि कितना OH- आयंस वो दे सकता है। जैसे अगर बात करूं मैं आपको NaOH की बात करूं, तो NaOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अगर आप मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो, तो आपके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर सपोज करो AlOS थ्राइस की बात कर रहे हो आप,
तो आपके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। बेसिस के लिए जनरल एन फैक्टर कितना वो OH माइनस आयंस को देता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया एसिड बेस। सॉल्ट्स के बारे में बात करें अगर सॉल्ट्स के बारे में, तो सॉल्ट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। आपका हो गया था सर, ये मैंने अपना किया है, बाद में आप देखिए, आप चेक करिए एक बार लॉग आउट करके, हाँ करके लॉग आउट आप चेक करिए, हो गया था आपका। हाँ आपका शायद मुझे लग रहा है लॉगिन था किसका, नहीं चौबे सर का था, आप कर दीजिए फिर से तब। हाँ हाँ तो चौबे सर का रहा होगा, आप कर लीजिए। तो सॉल्ट्स की बात करोगे तो सॉल्ट्स में कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, तो सॉल्ट्स में जो होता है बेटा वो टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज को देख लेते हैं। ये रेडॉक्स में आपने काफी डिटेल में पढ़ा है, पर यहां जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैं इनको फिर से टच कर रहा हूं। टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज को देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे NaCl दे दिया तो NaCl का एन फैक्टर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Na प्लस Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, टोटल निगेटिव चार्ज भी 1 है। और मैं अगर सॉल्ट बोल रहा हूं तो सॉल्ट में तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि न्यूट्रल होता है सॉल्ट का मतलब। ठीक है, तो NaCl आपका 1 हो जाएगा, या तो Na प्लस देखो या Cl माइनस। इसी तरीके से जैसे आपको MgCl2 दे दिया बेटा, तो MgCl2 के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पे देखोगे तो +2 और 2Cl माइनस मतलब क्लोरीन के ऊपर भी -1, तो भी कितने का चार्ज होगा, 2 निगेटिव का। तो MgCl2 का इन फैक्टर 2 ले लोगे आप। Al2SO4 थ्राइस अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसका बताओ, तो आप इसमें देखो, तो आप 2Al2 है तो मतलब 2Al के ऊपर +3 और 2Al के ऊपर +3 मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2Al के ऊपर +3, एक एल्यूमिनियम पे +3 और 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 6, और निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो 6 ही होगा। जनरल रूल क्या होता है इसका, सॉल्ट का निकालना काफी सिंपल होता है। जनरल रूल ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखो 1 into 2 कितना 2, यहाँ पे देखो 2 into 3 कितना हो जाएगा 6। तो जनरल सॉल्ट्स के लिए अगर मैं बताऊं कोई AX/BY टाइप का सॉल्ट दिया है तो इसका एन फैक्टर आपका x इंटू वाई हो जाता है ना। इनको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्ट्स की बात हो गई कि एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। इन एन फैक्टर की जरूरत क्यों है हमें, अभी बताया मैंने आपको, इक्विवेलेंस निकालने के लिए है ना। तो अगर सॉल्ट्स की बात करो तो सॉल्ट का आपने समझ दिया। हमें इस चैप्टर में जो ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो आयंस की पड़ेगी, आयंस का एन फैक्टर। तो आयंस का एन फैक्टर क्योंकि हम लोग देखे ही हैं अभी है ना, केटायन या एनायन का ही एनोड या कैथोड पे मूवमेंट होता है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, आयंस के एन फैक्टर की। और आयंस का जो एन फैक्टर होता है बेटा ये होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। हमें इस चैप्टर के लिए ज्यादातर जरूरत आयंस की पड़ने वाली है। तो आयंस का एन फैक्टर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, आयन के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपका Na प्लस है तो Na प्लस का एन फैक्टर 1, क्योंकि एक चार्ज मौजूद है इसके ऊपर। अगर आपसे बोला Mg+2 तो इसका एन फैक्टर 2, क्योंकि +2 का चार्ज मौजूद है। आपसे बोला अगर उसने Al+3 तो इसका एन फैक्टर 3, क्योंकि इसके ऊपर 3 का चार्ज मौजूद है। आपसे बोला उसने Cu+2 तो बेटा इसका एन फैक्टर +2 मतलब 2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 2 का चार्ज मौजूद है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे निगेटिव चार्ज। इस तरीके से आपको बोला अगर सपोज करो Cl माइनस, तो Cl माइनस का एन फैक्टर आपके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, जनरली निगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉजिटिव की पड़ेगी, तो मैं निगेटिव को लिखना भी यहाँ पे आप ताकि कंफ्यूज ना हो, निगेटिव चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। जनरली कॉमनली जो आयंस मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, निगेटिव वाले गैसेज हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा। एनायन है ना, एनायन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, और एनोड पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो जो भी निगेटिव आयन रहेगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा ना। तो निगेटिव की जरूरत नहीं, पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी हमें। तो Cu+2 हो गया। इस तरीके से आपको Ag+ दे देगा तो Ag+ का एन फैक्टर आपके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको जिंक दे दिया तो Zn+2 तो जिंक का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेरियस जो भी आयंस मिलेंगे उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है वही उनका एन फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर आयंस के बाद हम लोग बात करें तो हमें गैसेस भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और गैसेस में जो हमारे पास जो गैसेस देखने को मिलेंगी कॉमनली, वो हमारे पास 3 ही गैस मिलेंगी। आपको मोस्टली देखना, आपको केवल 3 गैसेस मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन मिलने वाला है, और एक तो आपको क्लोरीन मिलने वाला है, और थर्ड गैस आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है। तो गैसेस का एन फैक्टर आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। गैसेस का एन फैक्टर, जैसे इसके एन फैक्टर की बात करूं तो इसका एन फैक्टर 2 होता है, क्लोरीन का एन फैक्टर भी 2 होता है, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होता है। ये इनके रिएक्शन से देखे जाएंगे। ये कहां से देखने को मिलेंगे, इनके
रिएक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई एनी एलिमेंट या मॉलिक्यूल, कि ये इनके रिएक्शन से डिसाइड होता है। जैसे मैं अगर बता दूं, हमने रिएक्शंस तो देख ही लिया है, सब रिएक्शंस भी देख लो। H2 का एन फैक्टर कैसे डिसाइड किया है मैंने कि 2 होगा, देखो कैसे। H2 का हमें पता है H2 कैटायन था, तो कैटायन क्या हो रहा था, कैटायन कैथोड पे जा रहा था, और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के रिडक्शन की रिएक्शन क्या देती थी, H2 गैस। तो आप देखो यहां से 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो इसके 1 मोल को बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, 2 मोल की। 1 मोल बनाने के लिए 2 मोल, तो H2 का एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। सेकंड बात करो, अगर मान लो मैं Cl2 की बात करूं, तो Cl2 क्या है बेटा, एनायन, और एनायन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए एनोड पे जाते थे। तो एनोड पे जाने का मतलब क्या होता था, हमारे पास 2Cl माइनस विल गिव 2Cl माइनस क्या देता था हमारे लिए, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता था। तो आप देखो 1 मोल Cl2 बनने के लिए, 1 मोल Cl2 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल Cl2 का बनने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 मोल का। तो इसका मतलब Cl2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। 1 मोल बनने के लिए 2 मोल का एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करो, तो O2 का एन फैक्टर 4 कैसे मैं बता रहा हूं, तो O2 देखो, O2 कैसे बनाते थे हम लोग, OH माइनस के ऑक्सीडेशन से। तो एनायन कौन सा लेते थे, OH माइनस, तो 2OH माइनस ऑक्सीडाइज होके क्या देता था बेटा, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता था। तो आप यहां से भी देखो, ये हमारा O2 का फॉर्मेशन होता था। तो ये O2 गैस, ये याद है रिएक्शंस हमने किए हैं, है ना, एनोड कैथोड वाले पे। ये रिएक्शंस कहां पे होगी, कैटायन है तो कैथोड पे। ये रिएक्शंस कहां पे होती थी हमारे लिए, कैथोड पे होती थी, ठीक है, कैटायन का मूवमेंट। ये दोनों एनायन थे, तो ये दोनों कहां पे होते थे, एनोड पे होता था ये रिएक्शन। ये रिएक्शन भी कहां पे होती थी, एनोड पे। और आप जाके देखो, कॉमनली हमारे प्रोडक्ट में 3 ही तरीके के गैस मिले, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। थर्ड की बात करूं अगर मैं, तो यहां देखो, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का बनने के लिए कितने मोल बनाए बेटा, ये हाफ मोल। हाफ मोल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। हाफ मोल बनने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिखाई दे रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हाफ मोल के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन। पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ O2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसलिए ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होता है। तो इसको याद ही रखिएगा, ठीक है, यही 3 जरूरत पड़ेंगी। कोड इस तरीके से ध्यान रखो, HCHO224, आप ऐसे याद कर सकते हो। H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब क्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, 224। तो इस फॉर्मेट में आप याद कर लीजिए, है ना इसको, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने समझा भी दिया कैसे आता है। हाफ मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए कितना, 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारा होता ही है एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, यहाँ एक लाइन मैंने छोड़ दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई 1 मोल ऑफ, गेन बाई 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल। 1 मोल एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट या गेन करता है, वो होता है आपका। तो ये एग्जांपल से हमारा ये भी क्लियर है। कोड के फॉर्म में याद करो, SCO224, इस तरीके से ना आप पैसे याद कर लो। बाइक के पीछे गाड़ी का प्लेट नंबर है SCO, और उसका नंबर क्या है 224। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 2, ऑक्सीजन का 4, ताकि बार बार हमें निकाल के देखना ना पड़े। तो एन फैक्टर का हमें अब आइडिया लग गया, एन फैक्टर किसी का कैसे निकाला जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जो जरूरत वाले हैं सब मैंने बता दिए यहाँ के, है ना। छोटे से छोटे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे सब मैं आपको टच करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग जेड को निकालना सीख जाएंगे कि अब जेड कैसे निकलेगा। हमने दोनों पॉइंट को समझ लिया है। अब जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था मेरा, कि जो 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे, मैंने क्या कहा आपको, 1 फैराडे जो होता है 1 इक्विवेलेंस के इक्वल होता है। ये अभी मैंने प्रूफ नहीं किया, इस चीज को भी अभी मैं प्रूफ करता हूं कि 1 फैराडे आपका 1 इक्विवेलेंस का मास एनोड या कैथोड पे डिपॉजिट या लिबरेट करता है। उसे कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं। 1 फैराडे आपका 1 इक्विवेलेंस के इक्वल होता है, ये समझाने के लिए, ठीक है। पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया है, 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है। वो कैसे होता है अब उसको समझो। पहले मैंने इक्विवेलेंस निकालना समझाया आपको, अब कैसे निकालना है देखो। जैसे हमारे पास सपोज करो
सोडियम के रिडक्शन की रिएक्शन है। केटायन तो कैथोड पे जाएगा, रिडक्शन होके क्या बना है, Na सॉलिड। इसी तरीके से मैग्नीशियम का भी रिडक्शन करवा देते हैं तो क्या बनाएगा, Mg सॉलिड। ये सब कैथोड पे रिएक्शन हमने देखने को मिले हैं मोल्टेन वाले में, है ना। एल्युमिनियम का भी करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सॉलिड। ठीक है, आप किसी का ऑक्सीडेशन भी करवा दो, जैसे एनोड अगर हमने देखा होगा, आपने कॉपर का बनाया था, Ag का बनाया था, तो अगर आपने Ag का अगर बना दिया तो बेटा Ag सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता था, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। आपने अगर कॉपर का बनाया होता तो बेटा कॉपर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे जनरली रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे एनोड पे और कैथोड पे। ये सब हमारे रिएक्शंस आ रहे थे इस तरीके से, ऊपर वाले 3 एनोड पे कैथोड पे देखने को मिलेंगे, नीचे वाले 2 एनोड पे देखने को मिलेंगे। अब इनका मैं ये चीज प्रूव करूंगा 1 फेराडे 1 इक्विवेलेंस के इक्वल होता है। अब देखो कैसे, अगर मुझे 1 मोल सोडियम का बनाना है, 1 मोल ऑफ सोडियम बनाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं एटम के टर्म्स में बात करूंगा तो एटम में आंसर होगा, अगर मैं मोल में बात करूंगा तो मोल में आंसर होगा। जैसे मैंने अगर बोला एक सोडियम का एटम बनाना है तो आप क्या बोलोगे, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सोडियम के कैटायन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 1 सोडियम का एटम बनेगा। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल मुझे सोडियम बनाना है तो आपका आंसर भी क्या होगा, एक एटम की जगह कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या, तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है मुझे 1 मोल के लिए। ठीक है, सिमिलर अब आपको आइडिया लग गया होगा, अगर 1 मोल मुझे मैग्नीशियम बनाना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है बेटा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगर आपको 1 मोल ऑफ Ag प्लस बनाना है या 1 मोल ऑफ Ag बनाना है, किसी के रिस्पेक्ट में बात करो, अगर मैं यही बात कर रहा हूं 1 मोल ऑफ मुझे Ag प्लस बनाना है, 1 मोल ऑफ Ag प्लस बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। लूज करना पड़ा है, जरूरत नहीं पड़े, अब ये लूज कर रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने लिखा लॉस्ट और गेन्ड बाई एलिमेंट, है ना, लॉस भी हो सकता है गेन भी। अगर मैं पूछूं 1 मोल Cu+2 बनने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो बेटा सबके मुझे अगर 1 मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसको 1 मोल लग रहा है, इसको 2 मोल, इसको 3 मोल, इसको 1 मोल, इसको 2 मोल, सबके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग लग रहे हैं एक ही मोल बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंस निकालना चाहूं, इस मोल को मैं इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, तो मैंने अभी बताया आपको इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मोल इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या भी देखा था हमने, मोल इंटू एन फैक्टर। तो अगर मैं सारे जो मोल है ना उन मोल को मैं इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, देखो 1 मोल है, इसका बताओ बेटा सोडियम का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सोडियम का एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है तो एन फैक्टर 1। तो बताओ इसका इक्विवेलेंस कितना लिखोगे, 1 इंटू 1 मतलब कितना, 1 इक्विवेलेंस। ठीक है, और अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज के टर्म्स में बात करूं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज होता है आपका, 1 फैराडे। तो आपको क्या देखने को मिला, 1 फैराडे के लिए बेटा कितने इक्विवेलेंस लग रहे हैं, 1 इक्विवेलेंस। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम का एन फैक्टर की बात करो तो अभी बताया मैंने मैग्नीशियम का एन फैक्टर कितना, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो अगर इसका मैं इक्विवेलेंस पूछूं तो इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, मोल 1 मोल इंटू एन फैक्टर कितना, मोल इंटू एन फैक्टर 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 इक्विवेलेंस। ठीक है, और अगर चार्ज के टर्म्स में बात करूं तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा, 2 फैराडे। तो देखो 2 फैराडे के लिए कितना, 2 इक्विवेलेंस। 1 फैराडे पे 1 इक्विवेलेंस, 2 फैराडे पे 2। थर्ड वाला देखो, इसके लिए अगर बात करो तो इसका इक्विवेलेंस निकालो तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आएगा इन फैक्टर बेटा, 3। तो एल्यूमिनियम का एक फैक्टर 3 है, तो इस इक्विवेलेंस कितना होगा, मोल इंटू एन फैक्टर, है ना। आई होप कि आपके यही जा रहा है ना, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं जस्ट आपको। तो ये इक्विवेलेंस मोल इंटू एन फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 3 इक्विवेलेंस। और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर चार्ज के टर्म्स में बात करूं तो कितने चार्ज बोलोगे, 3 फैराडे का चार्ज। ठीक है, तो आप देखो 3 फैराडे का चार्ज जरूरत पड़े कितने के लिए, 3 इक्विवेलेंस के लिए। समझ में आ रहे हैं क्या, आगे देखो यहाँ पे इसका 1 मोल बनाना है, इसके एन फैक्टर की बात करूं तो कितना दिख रहा है बेटा आपको, 1। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंस पूछूं तो इसका इक्विवेलेंस कितना होगा, 1 इक्विवेलेंस, 1 इंटू 1, 1 इक्विवेलेंस। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज के टर्म्स में बात करूंगा तो कितने चार्ज होगा, 1 फैराडे का चार्ज। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज में बोलूंगा तो 1 फैराडे। यहां देखो आप Cu+2 का एन फैक्टर कितना है, 2, और मोल कितना है, 1, तो मोल 1 एन फैक्टर 2,
तो इसका इक्विवेलेंस पूछो तो कितना हो जाएगा 2 इक्विवेलेंस, 1 इंटू 2 मतलब 2 इक्विवेलेंस। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर चार्ज के टर्म्स में पूछो तो कितना चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। तो ये सब मैंने जो 5 एग्जांपल दिए, वन इक्विवेलेंस के लिए 1 फैराडे, 2 इक्विवेलेंस के लिए 2 फैराडे, इन 5 एग्जांपल से क्या आपको दिखाई दे रहा है? इन 5 एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का वन इक्विवेलेंस के लिए 1 फैराडे, 2 इक्विवेलेंस के लिए 2 फैराडे। तो बेटा 2 के लिए 2 लग रहा है तो 1 इक्विवेलेंस के लिए 1 फैराडे लगता। यहां 3 इक्विवेलेंस के लिए 3 फैराडे, तो 1 इक्विवेलेंस के लिए 1 फैराडे लगेगा, है ना। यहां भी देखो 1 के लिए 1 लग रहा है, यहां देखो 2 इक्विवेलेंस के लिए 2 फैराडे, तो 1 इक्विवेलेंस के लिए 1 फैराडे लगेगा। तो इन 5 एग्जांपल से जो भी दिए, ऐसे बहुत सारे जो भी एग्जांपल आप बनाओगे, उन सब में क्या समझ में आ रहा है आपको? इन सब को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज हमेशा किसी भी सब्सटेंस का, चाहे एनोड पे बात करो, नीचे वाले ने एनोड के ऊपर लिखे हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये एनोड के करेस्पॉन्डिंग है, और ये तीनों मैंने आपको कैथोड के करेस्पॉन्डिंग दिए हैं सब्सटेंस को। तो चाहे एनोड पे बात करो चाहे कैथोड पे बात करो, तो एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका 1 इक्विवेलेंस बनाने के लिए मुझे 1 फैराडे चार्ज की जरूरत है। या मैं ये बोलूं 1 फैराडे, अगर मैं 1 फैराडे चार्ज पास कराता हूं तो किसी भी सब्सटेंस का केवल कितना बनेगा 1 इक्विवेलेंस। 2 फैराडे पे 2 इक्विवेलेंस, तो 1 फैराडे पे 1 इक्विवेलेंस बनता ना। समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से, तो ऐसे फैराडे ने बताया था कि, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड। तो मैं इन सब चीजों को देखते हुए क्या मैं फिर से इसी लाइन को लिख सकता हूं, 1 फैराडे ऑफ चार्ज, जो मैंने पहले लिखवा दिया था उसको मैंने प्रूव कर दिया आपको। 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड। 1 फैराडे ऑफ चार्ज ऑलवेज डिपोजिटेड और लिबरेटेड 1 इक्विवेलेंस ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है ना बेटा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम से, ना। पहला भी इंपॉर्टेंट है पर दूसरे वाले से ही कैलकुलेशन आता है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूं, जो फर्स्ट वाली बात बोली थी, अब जेड का कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से आता है आपको। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से उसने बोला 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना बेटा, 96500 कूलम। ये हमारा कौन से स्टेटमेंट के हिसाब से आया था? स्टेटमेंट नंबर ए, जो मैंने ए करके लिखा था आपके लिए। और सेकंड जो निकल के आया उससे क्या मिला हमें, 1 फैराडे जो है वो हमेशा किसके बराबर है आपका, 1 इक्विवेलेंस के बराबर है। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना है आपका, 1 इक्विवेलेंस। ये हमारे लिए स्टेटमेंट नंबर 2 से मिला था। अगर मैं दोनों को कंबाइंड करके देखूं तो हमें क्या दिखाई देगा, बोलो? 1 फैराडे कैन बी रिटन एज 96500 कूलम इज इक्वल टू ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 इक्विवेलेंस। बोलो, लिख सकते हैं। और आपको पता हो बेटा, है ना, 1 इक्विवेलेंस को क्या मैं 1 इक्विवेलेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई ग्राम। ई क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट। कैसे ये लिखा मैंने, इसको समझो जरा, ये कैसे लिखा है मैंने, ये चीज देखो। आपको मोल्स पता है, मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। और इक्विवेलेंस बराबर क्या हो जाएगा फिर, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास होता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। फिर भी मैं उसे फिर से बता रहा हूं सारी चीजों को, ये आपने पढ़ा है पहले से ही। मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंस बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो हमें पता है ये चीज कि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को W लिख सकता हूं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैंने आपको कह दिया कि आपका इक्विवेलेंस 1 है, तो अगर इक्विवेलेंस 1 होने का मतलब ही क्या हो गया बेटा, आपका जो भी मास है वही इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे 1 मोल सोडियम का मास कितना है, तो आप बोलोगे 23 ग्राम। मैं पूछूं 1 मोल O2 का मास कितना है, तो आप बोलोगे 32 ग्राम। अगर मैं बोलूं आपसे 1 मोल CO2 का मास कितना है, तो आप बोलोगे 44 ग्राम। तो बेटा ये जो 1 मोल के मास हो रहे हैं वो उनके मोलर मास ही तो हैं, तो उसको अननोन के फॉर्म में 1 मोल का मास जो भी होगा उसको मैं कैपिटल M ग्राम लिख सकता हूं, मोलर मास। उसी तरीके से 1 इक्विवेलेंस कैन बी आल्सो रिटन एज E ग्राम। आई होप कि समझ पाए। इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वेट बराबर किसके हो जाएगा, E ग्राम के बराबर। अब इसको देखो, क्या हम लोग यहां से समझ पा रहे हैं कि 96500 कूलम ऑफ चार्ज अगर मैंने पास कराया, 96500 कूलम चार्ज पास कराया, तो दिस विल
प्रोड्यूस ई ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। बोलिए, ये समझ पा रहे हैं हम लोग कि आपको 96500 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराओगे तो किसी भी सब्सटेंस का डिपोजिटेड और लिबरेटेड, चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड पे, नोड पे या कैथोड पे, कितना डिपोजिट या लिबरेट होगा 96500 कूलम से ई ग्राम उस सब्सटेंस का बनेगा, है ना, बनेगा या निकलेगा, जो भी बोल दो, डिपोजिटेड और लिबरेटेड। इसलिए अगर मैं पूछूं 1 कूलम ऑफ चार्ज से क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर मैं पास कराऊं तो कितना देगा, तो बेटा 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना देगा, E डिवाइडेड बाई 96500 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो इतना सब करने का मेन है ना, जो भी हमने किया अभी तक, उन सब का करने का मीनिंग क्या था, 1 ग्राम ऑफ चार्ज, 1 ग्राम बोल रहा हूं सॉरी, 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं पूछूं तो क्या हमें अगर जेड की डेफिनेशन पता हो, जेड जो जेड हमने डिफाइन किया है, जिसके बारे में हम लोग पूरा कंसर्न कर रहे हैं सारी चीजें, जेड, तो जेड की अगर डेफिनेशन पता हो तो जेड क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और डेफिनेशन क्या थी इसकी बेटा, कि इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग 1 एम्पियर ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड और बाई पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आप 1 कूलम ऑफ चार्ज को पास कराओ, या क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज को मैं और करके ये लिख सकता हूं कि आपका आई जो है 1 एम्पियर है और जो आपका टाइम है वो 1 सेकेंड है, बोलो, ये भी तो लिख सकते हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकेंड। तो डेफिनेशन ही क्या थी जेड की, जेड इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज और बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड। तो जो 1 कूलम ऑफ चार्ज से जो सब्सटेंस बना है, क्या इसी को जेड बोला जाता है? समझ में आया और क्लियर हो रहा होगा। तो हमें क्या समझ में आया यहां से, जेड इज इक्वल टू कितना है निकल के बेटा, E अपॉन 96500। ठीक है, तो ये हमारे जेड की वैल्यू होती है, समझे क्या? तो ये सब जेड को समझाने का निकालने का तरीका था, मैंने कल ही आपको बताया था, जेड इज इक्वल टू E अपॉन 96500 होता है। जनरली बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, टीचर भी बता के छोड़ देता है, पर निकालने में देखो मुझे आधे घंटे से ज्यादा लिया है मैंने समझाने में, निकालने में कि कैसे निकलेगा। तो जेड की वैल्यू होती है, क्योंकि आप ये सब बेसिक समझ जाओगे तो क्वेश्चंस लगाने में टाइम नहीं लगता इसमें। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई, E अपॉन 96500 कूलम। तो अब हमें E की वैल्यू पता चल गई है। यूनिट पूछ ले तो देखो बेटा, ऊपर E तो मास ग्राम में होता है और नीचे चार्ज कूलम में है, तो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर कूलम। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर कूलम हो जाएगी। तो अब अगर Z की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो क्या अब हम लोग W का फॉर्मूला बना सकते हैं? 42 मिनट्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या W का फॉर्मूला बना सकते हैं तुरंत? तो बोलो W का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहां से बेटा? तो W इज इक्वल टू आपके लिए हो जाता है, W का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वेट, किसी भी सब्सटेंस का मास बनने या निकलने वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा, W इज इक्वल टू जेड आई टी था फॉर्मूला अपने पास, W इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो Z की वैल्यू हमने निकाल ली है यहां से, तो क्या हम लोग इसे W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500 लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। यही गोल्डन फॉर्मूला है इस टॉपिक का, सारे प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से लगने, केवल एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने का, W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500, जहां पे E क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट। और अभी मैंने इक्विवेलेंट वेट के लिए ही पूरा आपको झूम झाम समझाया था, जो भी एन फैक्टर वगैरह, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आपको इक्विवेलेंट वेट कभी भी निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई क्या बेटा, एन फैक्टर। और मैंने अभी सबका एन फैक्टर निकालना आपको बता दिया, एन फैक्टर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट वेट में जिसको कोई दिक्कत भी हो रही होगी तो अब उसको ये दिक्कत दूर हो जानी चाहिए इस लेक्चर को देखने के बाद, कि मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और मैंने एन फैक्टर अभी सबके समझा दिए थे कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो। इस फॉर्मूले का अल्टरनेट फॉर्म ये भी है बेटा कि अगर मैं E को इधर लेके आ जाऊं तो W बाई ई इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500 भी लिख सकता हूं। और अगर आपको पता हो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट,
तो W बाई ई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंस हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को चाहो तो ये भी कभी कभी यूज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं जनरली ये वाला यूज करूंगा, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। तो ये आपसे कभी इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस वाले फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले की हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पॉइंट्स जो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूले बता रहा हूँ ये हाईलाइटेड है, इनको ध्यान में रखना। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले W इज इक्वल टू जेड क्यू, या हम लोग इसे चाहें तो और W इज इक्वल टू जेड आई टी भी लिख सकते हैं। जेड जहाँ पे जेड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट कल बताया था मैंने। ठीक है, देखो सेकंड ये फॉर्मूला हमें काम में आने वाला है बार बार। फिर W इज इक्वल टू जेड की जगह पे अगर मैंने E अपॉन 96500 रख दिया तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? E क्यू स्मॉल लिया है ना मैंने, स्मॉल में लिखता हूं, बुक्स वगैरह में कैपिटल में जनरली रहता है। EQ अपॉन 96500 या W इज इक्वल टू E आई टी अपॉन 96500। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला हमें जो जरूरत पड़ने वाली है बेटा इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस इज इक्वल टू अभी मैंने बताया आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मोल्स इंटू एन फैक्टर की, मोल्स इंटू एन फैक्टर की, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की भी जरूरत पड़ेगी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की भी। और सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख देता हूं। और इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आपको अभी जो निकाला मैंने आई टी अपॉन 96500। तो मैं जो बता रहा हूं मेरी टेक्निक क्या होती है, मैं इन दोनों फॉर्मूले से सारे प्रॉब्लम कराता हूं। ये जो दो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना आपको, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, नहीं ये भी ले लेता हूं, तीन फॉर्मूले, मतलब हर प्रॉब्लम में इक्विवेलेंस से ही लेके चलूंगा आपको। मोल्स इंटू एन फैक्टर, डब्ल्यू बाई ई और आई टी अपॉन 96500, ये मेन फॉर्मूले होते हैं जिनको जनरली मैं यूज करूंगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आपसे कभी इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो उसका भी फॉर्मूला अभी बता दिया, क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑब्लिक एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। और एन फैक्टर तो दुनिया भर का निकालना अभी मैंने सिखाई दिया आपको। तो बेसिकली यही मेन हमारे फॉर्मूले हैं जिनमें से मैं ज्यादा ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूलों के ऊपर हम लोग डील करेंगे, इन तीनों को मिक्स करते हुए। ठीक है, तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से आपको। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्लिक एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैसे निकालना है वो हमने सीख लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ सब्सटेंस का मैं निकलवा देता हूं आपसे। जेड, जेड का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन 96500। तो अगर कुछ सब्सटेंस का मुझे जेड निकालने के लिए बोला जाए तो जेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, कितना है? अब कुछ सब्सटेंस का मैं जो जेड है वो निकलवा ही देता हूं आपको। जेड इज इक्वल टू क्या? E अपॉन 96500। जहां पे E अगर कभी पूछे तो E इज इक्वल टू क्या बेटा? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलो अपॉन ऑब्लिक एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो अब कुछ सब्सटेंस का मैं जेड निकलवाता हूं जिनकी जरूरत पड़ती है हमें। जेड ऑफ सोडियम की जरूरत पड़ेगी ज्यादातर। जेड ऑफ, पहले चलो एक एक निकालते हैं। जेड ऑफ सोडियम निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? जेड सोडियम है, सोडियम एटॉमिक एटम है तो एटॉमिक मास ले लूंगा मैं ऊपर। एटॉमिक मास बोलो 23 अपॉन सोडियम का एन फैक्टर अभी बताया मैंने कितना, 1 तो 23/1 अपॉन 96500। इसी तरीके से अगर आपसे जेड ऑफ मैग्नीशियम पूछ लिया तो बोलो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, ठीक है, और उसका एन फैक्टर बेटा 2 है ना, तो 24/2 ये इक्विवेलेंट की जगह पे मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 96500। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। जेड, एल्युमिनियम का जेड अगर पूछ लिया कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट फैक्टर बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताओ, क्योंकि हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है, पहले लिखवाया था मैंने, और डिपेंड किस पे कर रहा है? इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। एल्युमिनियम का निकालना है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3, तो 27/3 हो गया इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं आपको, ये तीन जनरली मेटल्स की जरूरत पड़ती है। और अगले मेटल्स जो हैं, जिंक की बात करूं, जिंक है ना, तो जिंक का बेटा, जिंक का जनरली 65.4, एटॉमिक मास कितना है इसका? 65.4, और डिवाइडेड बाई इसका एन फैक्टर की बात करो तो जिंक का कॉमनली एन फैक्टर 2 मिलेगा आपको, क्योंकि जेड अभी +2 में होता है, अभी दिखाया था मैंने ना एन फैक्टर वगैरह, तो ये इसका जेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जेड ऑफ जिंक के बाद आप बात करो अगर कॉपर की, तो कॉपर का
63.4 एटॉमिक मास होता है और उसका एन फैक्टर आपको कॉपर +2 में ही मिलने वाला है कॉमनली, तो एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाई 96500। अगर जेड ऑफ एजी की बात करूं मैं सिल्वर का, तो एजी भी आपको मिलेगा, चलो वहां तक दिख रहा है ना, तो एजी का आपको मिलेगा, एजी का एटॉमिक मास होता है 108 बाई कॉमनली चार्ज जो मिलेगा आपको 1 मिलेगा, Ag+1 में मिलेगा। तो ये कॉमन मेटल जो है जिनके जेड बार बार यूज में आएंगे, ये सब इन द फॉर्म ऑफ छोटे मोटे क्वेश्चंस है, नीट के क्वेश्चंस देखोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जेड ऑफ अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस का, जेड हाइड्रोजन गैस का, तो और ऑक्सीजन और क्लोरीन तीन की बात कर लेता हूं। तो जेड ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, मेटा मॉलिक्यूल हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर अभी निकाला था कितना 2, तो 2/2 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझसे जेड ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया, नहीं HCO बताया ना मैंने, तो आपको पहले क्लोरीन निकलवा लेते। तो क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन बेटा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना 71 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर क्लोरीन का कितना होता है 2 बोल रहा हूँ SCO 224, हाँ क्लोरीन का 2 ही होता है, तो एटॉमिक मास 71 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना 2 डिवाइडेड बाई 96500। और लास्ट एक जेड ऑक्सीजन का निकालो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक मास 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई इसका ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4 होता है, अभी प्रूव किया था, हाफ मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 2, तो 32/4 डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, चलो तो जेड निकालना सीख लिया हमने। अब हम लोग सारी चीजों को निकालना सीख चुके हैं, आपको फॉर्मूला इन्हीं में से लगाना है कोई, मैंने बता दिया आपको मेरा तरीका होता है, मैं ये थर्ड वाला जो लाइन लिखा है इस तरीके के फॉर्मूले यूज करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। करंट और टाइम आएगा तो आप करंट और टाइम आपको देखने में, देखो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, आई और टी तो समय से तो सब रूबरू है, समय तो देखते ही पता चल जाता है, सेकंड में कन्वर्ट करना है, करंट भी क्वेश्चन में देख के पता चलता है, निकालने में दिक्कत ई को होती है कि ई कैसे पता चले, तो E/96500 को ही डायरेक्ट मैंने आपके लिए क्या करवा दिया है, सबका निकलवा के यहाँ पे जेड के फॉर्म में दिखा दिया है ना, कॉमनली वही सब यूज में आएंगे। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर, फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और सेकंड लॉ को भी इसके देखेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम लेके ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 लेक्चर और लगेगा इसको खत्म कराने में। ठीक है, तो हम लोग कल की क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, यहां तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच सचिन।